नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 16 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आपको लग रहा होगा आज दिख नहीं रहे सर, तो आज एक छोटा सा चेंज किया है। चेंज मजबूरी में किया है, लेकिन इसको परमानेंट भी कर सकते हैं अगर आपको ये रास आता है। देखिए, बेसिकली आपको मैंने कल इन्फॉर्म किया था टेलीग्राम पे कि कोई अनअवॉइडेबल कमिटमेंट था, इसकी वजह से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाया नियत टाइम पे, जिस टाइम पे हमें करना था 7:45। और कल की पीडीएफ भी, तो कल की पीडीएफ तो मैंने आपको शेयर कर दी। क्लास जो है वो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। और मैं अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट पे हूँ, तो यहाँ पे कैमरा और उस तरह की सुविधा है नहीं, तो जस्ट एक कॉर्नर ढूंढ के और जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़, अगर आपको ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट अगर ज़्यादा सूटेबल लगता है, इसमें आपको मान लीजिए पीपीटी पूरी दिखती है, मेरा चेहरा अगर नहीं देखना है तो प्लीज़ कमेंट, है ना। और यहाँ आगे एक काम कीजिए, दोनों ही साइड के कमेंट आप कर दीजिए, जो ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से डिसीजन ले लेंगे, मेरे को भी इजी इस रहेगी समझने में। चलिए देखिए, ये एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आपकी लाइफ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक सिंगर है, ठीक है, क्या है, लाइव बैंड सिंगर है, यानी कि बैंड पे लाइव परफॉर्मेंस करनी पड़ती है इस सिंगर को, ठीक है, कोई भी XYZ है ना। हालांकि वो आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया है टेलीग्राम पे, आप पढ़ लेंगे। एक पर्टिकुलर लेडी है जो अपने बारे में दिखाती है, क्या बोलती है कि स्टेज पे आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कुराती जो गायिका आपको दिखती है, चारों तरफ तालियां गूंज रही है, मंत्र मुग्ध कर देने वाली दर्शकों की आवाज़ है, ये सारी बातें दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ है। तो आप क्या सोचते हो, क्या सब कुछ इतना आसान है? देन वो लेडी बताती है कि नहीं, स्टेज पे जाने से पहले हाथ कांपते हैं, कांपते थे नहीं, कांपते हैं, यानी स्टील वो फियर लगता है, ठीक है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लोगों की राय का हमेशा डर बना रहता है, लोग क्या कहेंगे, ये डर हमेशा बना रहता है। देर रात काम करना, सुनसान रास्ते, सुरक्षा की चिंता, ये तमाम वो पहलू है जिनसे लड़के कोई भी स्टार बनता है। कोई भी एक दिन में स्टार नहीं बनता, टाइम लगता है। तो आपको भी जो अपने मन का करना है, चाहे कोई भी हॉबी परस्यू करनी है, तो ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। वो लोगों का काम है यार, उनको कहने दीजिए। आपको करने का मन है, आपको करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डर को जीतना होता है, ठीक है। जैसे ही पहला गीत गाओगे, धीरे धीरे ये पीछे छूटता जाएगा, ठीक है। और डर आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बनना चाहिए। दूसरी बात, कठिन परिस्थितियां हर काम में है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें परिस्थितियां कठिन नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल फैक्ट इन्होंने यहाँ पे बोला है वो ये है कि लोग पहले देखते हैं, बाद में सुनते हैं। यानी कि आपकी जो अपेयरेंस है, ठीक है, वो मैटर करती है, ऐसा नहीं है। यानी कि पहले लोग देख के आपको आपके जैसे आप दिखते हैं उसके हिसाब से जज करते हैं, और उसके बाद आपका काम देखते हैं, ठीक है। ये बात ठीक है यहाँ तक, लेकिन जो कलाकार टिके रहते हैं वे अपनी आवाज़ से, यानी कि अपनी उस स्किल से जो है इतिहास रचते हैं। आप दिखने में मान लीजिए मेरे जैसे, मेरे जैसे मतलब ठीक ठाक, एवरेज, ठीक है, कलर भी काला पीला मिक्स, है ना। तो अपन शुरुआत में किसी आदमी को अच्छे थोड़ा ना लग सकते हैं, नो। शुरुआत में उसको लगेगा कितना बेहुदा आदमी है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना काम अच्छे से करते रहते हो, जो भी काम आप करते हो, तो फिर आप धीरे धीरे लोगों को रास आने लगते हो। और ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है, वो ये है कि आप सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। खुद को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप अपने आप को जैसे हो खुद से प्यार करना शुरू करो। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो आपको दुनिया भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें जो आपको लाइफ से जुड़ी हुई, सपनों से, जहाँ भी, ये कोई एक फिक्स एग्जाम्पल नहीं है, एक स्टैंडर्ड बात है, इसको आप जहाँ भी लागू करेंगे लागू हो जाएगी। चलिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जियो आपको पता है, हमारे मुकेश भाई अंबानी जी की जियो कंपनी है। अब इन्होंने एक नया अचीवमेंट हासिल किया। अब आप कहेंगे कि सर जियो तो प्राइवेट कंपनी है, उनके अचीवमेंट से हमारा क्या लेना देना, लेना देना है, ठीक है। क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए, एक बात होती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि नवाचार। और यहाँ बोला जाता है कि भारत सरकार जो है ना, भारत, वो नवाचार पे बहुत कम खर्च करता है, नवाचार पे कम खर्च करता है। एक और कारण कि भारत में जो निजी कंपनियां हैं ना, वो भी पैसा खर्च नहीं करती किस पे, नवाचार पे। नवाचार का मतलब है कि कोई नई चीज़ लेके आओ, नई तकनीक लेके आओ मान लीजिए, ठीक है, या नई कोई मशीन लेके आओ, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े, आपका स्केल बढ़े। तो क्या है, सरकार भी कम खर्च करती है, निजी कंपनियां भी कम खर्च करती है, ऐसा बोला जाता था।
लेकिन जियो ने कमाल किया, और ये कमाल कैसे किया है, उन्होंने खर्च करके ही किया है। देखिए 31 मार्च 2026 तक जियो ने 6817 जो पेटेंट है वो फाइल किए। पेटेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे देखिए, पेटेंट का मतलब ये हो गया कि आपने मान लीजिए ज़ीरा लिया, हल्दी ली, ठीक है, हल्दी ली, ठीक है, उसके बाद और रेसिपी ली, ऐसे करके, और आपने एक विशेष प्रकार की सब्जी बना दी, ठीक है। कल को मान लीजिए आपका जो पड़ोसी है उसको भी पता चल जाए, ठीक है, वो आपसे ये रेसिपी चुरा के और अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोले और इसको एक बड़ा ब्रांड बना दे। अब क्या हुआ, आपको तो नुकसान हो गया ना भाई, आपने इन्वेट की थी, आपने नवाचार किया था ये वाली रेसिपी का, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाली रेसिपी का जो है रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, यानी कि पेटेंट करवा देंगे। अब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में 10 साल 20 साल जो भी अलग अलग टाइमलाइंस रहती है, उतने समय तक आपकी इस रेसिपी को कॉपी नहीं कर सकता, चाहे आप मार्केट में जाके प्रचार ही करो इसका। ये होता है पेटेंट। तो 6817 टोटल पेटेंट फाइल की जियो ने, और 1009 को कानूनी मंजूरी मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। और 320वीं रैंकिंग थी 1-2 साल पहले जियो की, किसमें, नवाचार में, पेटेंट रैंकिंग में, और अभी 20 हो गई भाई वैश्विक रैंकिंग, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि पहली बार इंडिया की कोई कंपनी पेटेंट फाइलिंग में टॉप 20 में आई है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आप वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, और बड़े एग्जाम्स में भी आप इसको एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, जब भी नवाचार की बात आए, जब भी डेवलपमेंट की बात आए, ठीक है। तो ये दो बातें होगी। तो ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में जियो ने टॉप 20 जो रैंक है वो हासिल करी है। विपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए समझाता हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक संस्था है जो वैश्विक रूप से इस तरह की जो रेसिपियाँ होती है, इस तरह की जो नवाचार होती है, इनको रजिस्टर्ड करती है, ठीक है। तो विपो ने जो है जियो प्लेटफॉर्म्स को 320 पायदान की छलांग लगाई और 20वें स्थान पे पहुंच गई है, और टॉप 20 में शामिल होने वाली पहली इंडिया की और एकमात्र भारतीय तकनीक कंपनी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए जियो किस क्लब में शामिल हो गया, देखिए 5G और 6G। अभी जो हम ज़्यादातर डेटा यूज़ कर रहे हैं 4G तकनीक का यूज कर रहे हैं, और 4G तकनीक का ही कवरेज जो है इंडिया में मैक्सिमम जगह है, लेकिन जियो काम कर रहा है 5G और 6G, और इससे जुड़े हुए जो पेटेंट है वही जियो फाइल कर रहा है। दूसरा, AI आधारित जियो की जो तकनीक है उसमें तेजी से बढ़ रही है, और क्लाउड तकनीक में भी जियो जो है दिग्गजों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। यानी कि हुआई, सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनी है दुनिया की, उनकी लाइन में धीरे धीरे जियो जो अपना है लगने लगा है। ये जो है मुद्दे की बात है। अब देखिए, एक चल रहा था वर्ल्ड कप किसका, तीरंदाजी का। इसका एक स्टेज 3 जो है मुकाबला था, और कैटेगरी थी रिकवर मिक्स्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, रिकर्व, हाँ रिकर्व मिक्स्ड, ये कैटेगरी है। इसमें जो भारतीय एक जोड़ी थी, इसने गोल्ड जीता है, कौन, धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोड़, दोनों ने मिलके आर्चरी का वर्ल्ड कप स्टेज 3 जो मुकाबला चल रहा था उसकी कैटेगरी रिकर्व मिक्स्ड में टीम ने गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि 2022 के बाद इस कैटेगरी में जो है टीम ने गोल्ड जीता है। हराया किसको है, दक्षिण कोरिया की ओलंपिक जोड़ी ओहो येजिन और किम जे डेवोक। देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आजकल कि किसको हराया, और ये थोड़ा तब बन जाता है क्योंकि ये विदेशी जो नाम होते हैं थोड़े अजीब से होते हैं, इस वजह से ये इस तरह से बन जाता है। तो क्या है, ओ है येजिन किमजे डेवो, इनको हरा के किसने जीता है, धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोड़ ने। किस में जीता है, तीरंदाजी में। क्या चल रहा था, तीरंदाजी का वर्ल्ड कप स्टेज 3, कैटेगरी कौन सी थी, रिकर्व मिक्स्ड, समझ गए, और जीता है इन्होंने गोल्ड। अब हमारे जयपुर की एक और ओजस्विनी जी है, इन्होंने इंडोनेशिया में जो है शानदार एक अचीवमेंट हासिल किया। क्या चल रहा था, सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडोनेशिया में, ठीक है। बेस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर की जो कैटेगरी है उसमें सेकंड आए भाई, रनर अप का मतलब होता है सेकंड, एक होता है विनर, ठीक है, ये होता है फर्स्ट, और रनर अप जो होता है वो होता है सेकंड, ठीक है। तो ये जो सेकंड आया है इसमें किसमें, सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि इंडोनेशिया में आयोजित हो रही थी। अब ये जयपुर के रहने वाली है ओजस्विनी जी, ठीक है। रंभात जो गोल्फ क्लब है उसकी खिलाड़ी है, और भारतीय जूनियर गोल्फ की उभरती हुई स्टार है,
और दुनिया भर के गोल्फर के बीच इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तो ओजस्विनी जी का स्पोर्ट्स आप याद रखें, ठीक है। ये इवेंट्स बेसिकली अगर भूल भी जाए तो ये याद रखें कि ओजस्विनी जी का स्पोर्ट्स कौन सा है। इन्होंने बोला है कोच, परिवार, सपोर्ट स्टाफ के अलावा गोल्फ इंडिया, राउंड ग्लास, इन सब का आभार व्यक्त किया। देखिए कोच जो है ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। किसी भी अगर लाइफ में आपको एवरेज से ऊपर परफॉर्म करना है ना, तो आपकी मेंटरशिप अच्छी होनी चाहिए, आपका कोच अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फैमिली सपोर्ट की बात आती है, ठीक है। तो कोच हमेशा एक तो राइट व्यक्ति को चुने अपने गाइडेंस के लिए, और फिर अगर एक बार चुन लेते हैं देन ट्रस्ट करें। देयर आर नो अदर वे। पहला राइट व्यक्ति को चुने, ठीक है, ये सोच समझ के चुने। यहाँ पे एक बार चुन लिया देन ट्रस्ट, ठीक है। द्रोणाचार्य अर्जुन से बड़े क्या बोलते हैं उसको, क्या धनुर्धर नहीं थे, उनसे छोटे ही थे। अर्जुन उनसे बड़ा बन गया, क्यों? क्योंकि अपने गुरु पे ट्रस्ट करता था, राइट। चलिए अब आगे देखिए, रेगिस्तान के बच्चों ने एक अलग सा ही कमाल कर दिया भाई। अगर आपसे बोला जाए जैसे फॉर एग्जांपल जैसलमेर वाले बच्चे से, ठीक है, इसको रेत में रनिंग करनी है, आप बोलोगे फर्स्ट आएगा सर, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि बचपन से वही रह रहे। दूसरी तरफ आप बोलो नहीं सर, इसको ना आइस में, बर्फ में रनिंग करनी है, और रनिंग छोड़ो इसको खेलना भी है, आप बोलोगे अपना मुंह तोड़वा लेगा सर, कैसी बातें कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना। वही हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अंडर-12 टीम, आइस हॉकी यानी कि इवेंट है हॉकी, लेकिन हो कहाँ पे रहा है भाई, बर्फ पे हो रहा है, आइस पे। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अंडर-12 टीम ने देहरादून के हिमाद्री आइस रिंक नेशनल अंडर-12 जो चैंपियनशिप है उसमें ब्रोंज जीत लिया भाई, यानी कि 3rd नंबर पे आ गई ये टीम। अब ये रेगिस्तान में भागने वाले लड़के, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि राजस्थान में नियमित आइस रिक भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो खेलने के लिए जो स्पोर्ट्स का सामान चाहिए ना वो भी उपलब्ध नहीं है। सामान्य मैदानों पे इन्होंने अभ्यास किया है, रेगिस्तान की धूप में तैयारी कर बर्फीले वातावरण में देश को गौरव दिलाया, पर देश को दिलाया बेसिकली, देश को तो नहीं दिलाया। तो ये बहुत कमाल की बात है, इंस्पायरिंग बात है आपके लिए, ठीक है। प्रेरणा क्या है कि साधन कम भी हो ना तो भी चलेंगे, लेकिन सपने बड़े देखने हैं भाई, ठीक है। और राजस्थान के इन बच्चों ने साबित किया कि जज्बा हो ना तो बर्फ भी पिघल जाती है, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपका कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। जो लोग वहाँ यूज टू होते हैं उनको वहाँ एडवांटेज होता है, बट फिर भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। अब एक और भारत के नाम बड़ा अचीवमेंट है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक बन गया। पहला कौन है? चाइना यार, सिंपल बात है, क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन भी है, तकनीक भी है, खेती के लिए जगह भी है और अच्छे किसान भी है। लेकिन इंडिया ने भी 2nd रैंक इसमें हासिल कर लिया। 123 देशों को निर्यात करता है भारत फल और सब्जियां, बहुत बड़ी बात है। 14% जो है वर्ल्ड सब्जी का इंडिया उगाता है, यानी कि टोटल अगर 100 यूनिट सब्जी उगती है उसका 14% जो है इंडिया उगाता है। और 17 नए बाजारों में प्रवेश किया है भारत ने 3 सालों में। ये जो FTA हम सुनते हैं ना, FTA किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, FTA ओमान के साथ, तो सब्जी भी वहाँ पे वही एक्सपोर्ट होती है। हालांकि हम 2nd लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, है ना, प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, लेकिन फिर भी 150 करोड़ की सब्जियां तो भाई आयात भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है देश भी तो 150 करोड़ का है भाई, है ना। तो ये समस्या रहती है। अब भारत किस किस में टॉप है? भारत प्याज में टॉप है, भिंडी में टॉप है, मटर में टॉप है, अदरक में। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखेंगे आप, 100% पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। अनाजों का पूछा जाता है, अगर टफ बनाएगा पेपर तो कहाँ जाएगा, सब्जियों की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट किस किस में है, पहले तो आप समझ लीजिए 2nd है ओवरऑल सब्जी के उत्पादन में। अब फर्स्ट प्याज, ठीक है, भिंडी, उसके बाद मटर, ठीक है, प्याज, भिंडी, मटर, अदरक, इन 4 जो सब्जियां हैं इनके मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, एक जैसलमेर भाबर रेल परियोजना जो है वो नई लॉन्च करी है, ठीक है, बॉर्डर तक ट्रेन, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए, मैं आपको यूं समझाता हूँ, ये लीजिए, ये अपना बहुत ही बेकार मैपिंग है भाई, पर क्या कर सकते हैं, काम तो चलाना पड़ेगा ना। अरे ठीक हो गया आज तो। हाँ, ये आपका इंडिया का मैप है, राइट। इधर आपका पाकिस्तान है ना, और ये आपका सम एरिया आप राजस्थान, थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया, इसको आप राजस्थान मान लीजिए, ठीक है ना। इधर आपका गुजरात हो गया, ठीक है, जो भी सम है। अब ये पाकिस्तान बॉर्डर है,
ठीक है। अब बॉर्डर पे क्या है ना, कनेक्टिविटी चाहिए भाई। कनेक्टिविटी यानी कि मतलब परिवहन के साधन चाहिए। क्यों चाहिए? उसके दो रीज़न है। एक तो बॉर्डर एरियाज़ का डेवलपमेंट वैसे अच्छा नहीं होता, तो उनका विकास भी करना है। और दूसरा यहाँ पे क्या है ना, सामरिक नीति से भी महत्वपूर्ण है। कल को पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ जाए, ठीक है, हमारी मान लीजिए डिफेंस की फैक्ट्री यहाँ पे है, तो यहाँ से प्रॉपर सट से पहुँचने वाली ट्रेन चाहिए ना भाई, ताकि लोगों को भी पहुँचाया जा सके, सोल्जर्स को भी पहुँचाया जा सके और इक्विपमेंट भी पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो इस वजह से पहला काम तो पता क्या किया इन्होंने, बनाया भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या था? भारतमाला प्रोजेक्ट में इसमें था कि भाई रोड्स बनाएंगे और लंबे रोड्स बनाएंगे, बिना डिस्टरबेंस वाले बनाएंगे, जिसमें ये टुन्नू उन्नू लोग ऊपर ना चढ़ सके, है ना। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ आपका अमृतसर है। क्या है? अमृतसर। अमृतसर से पूरा यूं बॉर्डर एरिया होते हुए यहाँ गुजरात तक का हाईवे बनाया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें क्या होता है, 6 लेन होती है, 1 2 3, बीच में डिवाइडर 1 2 3। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक कोई कट नहीं होता, ना इन ना आउट। आप अपनी लाइन में चल रहे हैं सट से। यानी कि जो डिस्टेंस मान लीजिए 15 घंटे में पूरा होता था, वो 8 घंटे में होने लग गया। तो एक काम तो ये किया इन्होंने। फिर अब बोल रहे हैं कि भाई जैसलमेर से भाबर, यानी कि जैसलमेर आपका समवेयर यहाँ कहीं होगा और भाबर यहाँ गुजरात के पास कहीं, है ना। यहाँ तक एक रेल लाइन विकसित कर रहे हैं। इसका भी उद्देश्य क्या है? वही कि सामान भी पहुंचे, आर्थिक विकास भी हो राज्य का, देश का, साथ में क्या हो कि सामरिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। कहाँ है देखिए, बीकानेर आएगा, जैसलमेर आएगा, उसके बाद जसाई आएगा, चौहटन आएगा, धोरी मन्ना बाड़मेर का, सांचौर और भाबर, यानी कि बिल्कुल एंड गुजरात बॉर्डर पे। फिर आगे गुजरात डेवलप कर लेगा इधर। तो ये जो है बॉर्डर के 4 जिलों के 150 गाँव में पहुंचे गिर, ये जो है नया प्लान इन्होंने बनाया है। जस्ट अभी जो आंकड़े वांकड़े ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट ये याद रखना है। क्या है? पश्चिमी बॉर्डर पर रणनीतिक दृष्टि से भी ये रेल नेटवर्क सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के बाद ये बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना है। अब देखिए, भारत और फ्रांस जो है, अभी मोदी जी जो है फ्रांस गए, ठीक है, और मोदी जी बहुत फ्रांस जाते हैं, इसको डाउट नहीं है। मैंने इटली का नहीं बोला भाई, ठीक है। चलो, मिलकर देंगे दुनिया को तीसरा एआई मॉडल। देखो अभी दुनिया में 2 मॉडल है, एक है यूएसए का मॉडल और एक है चाइना का मॉडल। दोनों में भी फ़र्क है। क्या फ़र्क है? चाइना का मॉडल जो है टोटली सरकार कंट्रोल करती है। एआई का मॉडल सरकार कंट्रोल, है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल। दूसरा है यूएसए का मॉडल, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से, हालांकि बिल्कुल नहीं कह सकते, बट बहुत लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस है। आप ना प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से काम करती रहती है वहाँ पे, राइट। तो ये जो है यूएसए का मॉडल है। अब फ्रांस और भारत ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोगों के लिए काम करेंगे। आपने याद करो, हमने पढ़ा था एआई समिट, इम्पैक्ट समिट 2026 इंडिया में आयोजित हुआ। उन्होंने बात करी थी समावेशिता। समावेशिता का मतलब है कि सबके लिए उपलब्ध हो भाई, न्याय संगत हो। ऐसा नहीं है एआई रमेश और सुरेश के लिए उपलब्ध हो, घनश्याम को मिले ही ना, क्योंकि घनश्याम के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। यानी कि न्याय संगत हो, समावेशी हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये कि पब्लिक को एक्सेस हो। तो तीसरा एआई मॉडल जिसको बोलते हैं ओपन सोर्स। क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी, रमेश, सुरेश, घनश्याम, कोई भी इस पे जाके यूज कर सके, अपने हिसाब से चेंज भी कर सके। ये मॉडल जो है लाने की बात करिए इमैनुअल मैक्रो एंड नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। जैसे अमेरिकी मॉडल पूरी तरह निजी कॉर्पोरेट्स के मुनाफे पे, चीनी मॉडल सरकारी नियंत्रण पर, पारदर्शिता की कमी। तीसरा मॉडल ओपन सोर्स एआई, इसमें कोड, डेटा, आर्किटेक्चर सबके लिए खुला है, सस्ता है, समावेशी है, न्याय संगत है। ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्ता, सस्ता, समावेशी, न्याय संगत, ठीक है। एआई के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी जगह यूज होगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी एआई फॉर ऑल वाला, यानी कि सबके लिए अवेलेबल। और एआई फॉर ऑल की बात हमने वहाँ भी करी थी जब हमने वो पढ़ा था, ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026। आगे बोला, मोदी ने कहा भारत अब टेक्नोलॉजी का अडॉप्टर नहीं, टेक्नोलॉजी का प्रोवाइडर है। अडॉप्टर का मतलब होता है कि हम तकनीक का इस्तेमाल करने वाले। मोदी जी ने कहा नो भाई, इस्तेमाल तो ठीक है, हम ना तकनीक दुनिया को देंगे। तकनीक क्या करेंगे? दुनिया को देंगे। ये वाली बात मोदी जी ने बोली है, जो ही मोदी जी का सेट पैटर्न है बोलने का। जैसे मोदी जी बोलते थे कि भाई आप ना जॉब मांगने वाले मत बनो यार, जॉब देने वाले बनो।
तो फिर बोलने लगे कि इंडिया जो है आजकल जॉब मांगने वाले नहीं है, जॉब देने वाले लोग हैं इंडिया में। आगे देखिए मिस्ट्रल एआई, ये अभी एक मॉडल है, एक मॉडल एआई है जो कहाँ का है, फ्रांस का है। और यूरोप के लिए, जिस फ्री एआई की हम बात करें, यूरोप के लिए काम करता है। और इसी तरह का मिस्ट्रल एआई जैसा ही भारत और फ्रांस आपस में मिलकर बनाने की बात करें। ओपन सोर्स है, यानी कि इस एआई का सोर्स कोड, डेटा, आर्किटेक्चर दुनिया के लिए खुला है, कोई भी डाउनलोड करके बदल सकता है। फ्रांस को कैसे मदद करेगा, देखिए एआई स्टार्टअप के जरिए यूरोप में ओपन सोर्स का नेतृत्व तो करता है फ्रांस। फ्रांस की तकनीक और भारत का डेटाबेस दोनों से सस्ता एआई बनाया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कितने की वैल्यूएशन हमारे काम की नहीं है। आगे मैक्रो जो है, इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने एक बात बोली है, भारत हर साल 10 लाख इंजीनियर तैयार करता है भाई। ठीक है, यूरोप और अमेरिका के बराबर। सवाल ये, भारत के साथ कौन इनोवेट करेगा। ठीक है, यूरोप और अमेरिका मिलकर जितना इंजीनियर हर साल में तैयार करते हैं, उतना 10 लाख इंजीनियर इंडिया अकेला करता है एक साल में। हालांकि यहाँ पे क्वालिटी इश्यूज है, ठीक, लेकिन वो एक अलग बात है, बट फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं है, इंजीनियर्स के मामले में हम दुनिया में आगे है। अब देखिए ब्यावर में जो है दुनिया का पहला आरटीआई का लिविंग म्यूजियम बनने जा रहा है। अब आप याद रखेंगे इसको कि आरटीआई लिविंग म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है, ब्यावर में। हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊं। देखिए 1970s में दो लोग आईएएस बने। ठीक है, नाम था उनका बंकर रॉय और अरुणा मैम। ठीक है, दोनों ने थोड़े दिन बाद, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा मैं बंकर रॉय जी के बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो आईएएस थे या नहीं, बट अरुणा मैम आईएएस थी। 2-3 साल के बाद दोनों में थोड़ी नज़दीकी बढ़ी और दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम ये जॉब जो है लीव करते हैं, क्योंकि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है, तो उन्होंने तिलोनिया में जो है बेयरफुट कॉलेज की स्थापना करी। तिलोनिया आपके पास का ही गाँव, वहाँ पे क्या किया, बेयरफुट कॉलेज बनाया। क्या बोला कि हमें ना गाँव में लोगों को मतलब एम्पावर करना है, सशक्त करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, अनपढ़ अशिक्षित महिलाओं को सशक्त करना है। और इन्होंने बहुत शानदार काम किया, कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको अपने हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था, वो आज हद पार एम्पावर है। आपको कभी मौका मिला आप तिलोनिया घूम के आइए, अच्छी जगह। अब चलो ठीक है, ये तो उनकी बात हुई। ठीक है, दूसरा क्या किया उन्होंने, 2005 के आसपास इन्होंने आंदोलन किया। इन्होंने कहा कि भाई लोगों को जानने का हक है। क्या है, जानने का हक है। एक मजदूर संगठन था, उसके बैनर तले इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, ब्यावर में भी आंदोलन किया। ठीक है, ब्यावर से आंदोलन की शुरुआत हुई थी बेसिकली, और उसके बाद 2005 का जो आरटीआई कानून है वो आया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि 2005 का आरटीआई कानून अरुणा रॉय मैम की मेहनत की वजह से आया था, जो कि आपके बिल्कुल बगल में है। एक नेशनल लेवल का कानून जिसको पूरी दुनिया में, जिसकी सराहना की जाती है, जिसको अगर सही आत्मा के साथ स्थापित कर दिया जाए ना, तो भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक रुक जाता है। लेकिन उसके भी लूपहोल्स सरकारी लोग, बाबू लोग निकाल लेते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग रूम म्यूजियम कहाँ बनना चाहिए, अरे भाई उसी जिले में बनना चाहिए जिस जिले में वो लेडी काम कर रही है, उसी जिले की उस जगह पे ही बनना चाहिए ना जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी आंदोलन की। अब अजमेर से ब्यावर अलग हो गया, वो एक अलग बात है। तो ब्यावर में कौन सी जगह, नरबद खेड़ा। ब्यावर के नरबद खेड़ा में 1 एकड़ जमीन पे ये जो 44 दिन का ऐतिहासिक धरना इन्होंने दिया था 21 साल पहले, 15 जून 1996 को, ठीक है, से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 2005 में फाइनली ये कानून बना था। ठीक है, 1996 के धरने के जो दुर्लभ दस्तावेज, तस्वीरें, पोस्टर, इन सबको वहाँ रखा जाएगा, ताकि जो बच्चे, जो यूथ देखने जाएगा, उनको समझ आएगा कि प्रयास करने से सफलताएं मिलती है और किस तरह से प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, किस तरह से सरकार पे अच्छा कानून बनाने का दबाव बनाया जा सकता है। राइट, अब निर्माण की लागत ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, काम शुरू हो गया, यहाँ पे रिसर्च और ट्रेनिंग भी यहाँ पे होगी, ये तमाम बातें इसमें है। अब देखिए एक आपका आर्टिकल 21, जिसको बोला जाता है जीवन का अधिकार। ठीक है, अब इसका सिंपल मतलब होता है कि बिना कानून के, सॉरी, क्या मतलब होता है कि बिना कानून के किसी का जीवन नहीं छीन सकते आप, जीवन नहीं समाप्त कर सकते, है ना, वो इलीगल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, कानूनी रूप से आपको किसी का जीवन का अधिकार आप सुनिश्चित
कर सकते हैं, यानी कि बिना कानूनी आधार के आप किसी का जीवन समाप्त नहीं कर सकते। ये होगी एकदम ट्रेडिशनल जो संविधान निर्माताओं ने व्याख्या दी थी आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 का मतलब संविधान का अनुच्छेद 21। लेकिन समय के साथ ये चेंज होता गया और अब यहाँ तक आ गया कि भाई साफ हवा और अच्छा पर्यावरण ये भी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में आता है, जीवन का अधिकार है कि व्यक्ति को सिर्फ मौत नहीं, भाई ये जो स्लो स्लो मर रहा है ना प्रदूषण की वजह से, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से आर्टिकल 21 की जो व्याख्या है वो बढ़ गई है। मामला याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने एम के रणजीत सिंह बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट ने एम के रणजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में ये बोला कि भाई स्वच्छ हवा और पर्यावरण भी ना नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, इसके बिना नहीं रख सकते आप। ठीक है, और अनुच्छेद 14 और 21 का अभिन्न अंग इसको माना है। अब भाई ठीक है, अगर अधिकार है तो कहाँ शिकायत करें। अब मेरे को मान लो मैं बैठा हूँ किसी शहर में और मुझे हवा अच्छी नहीं मिल रही, मुझे आसपास जो है स्वच्छता अच्छी नहीं मिल रही, तो आपको एनजीटी में शिकायत कर सकते हैं, हाई कोर्ट में पीआईएल डाल सकते हैं, राज्य प्रदूषण बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं, सीपीसीबी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। ये तमाम जो है आपको सुविधाएं दी गई है क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, आपको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। राइट, अब देखिए 12 जून से 15 जुलाई तक राजस्थान सरकार ने एक अभिनव पहल करी है। क्या? सेवा शिविर। सेवा शिविर यानी कि जो सरकारी काम, देखिए मैं आपको समझाता हूँ ऐसे एग्जाम्पल से। ये आपका गांव है, के फॉर कुचिल, ठीक है, आर फॉर रलावता, एस फॉर सुरसुरा, और आप उसके बाद ले लीजिए एस फॉर सलेमाबाद, ठीक है, एन फॉर नौनंदपुरा, टी फॉर तित्यारी, है ना। ठीक है, ये सारे गाँव हो गए। के फॉर काले डूंगरी, है ना, के फॉर खातोली, कुछ भी एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये सारे आपके गाँव हो गए। राइट, अब इस गांव के व्यक्ति को, है ना, मान लीजिए काली डूंगरी के किसी व्यक्ति को तहसील में काम है, तहसील इनकी मान लीजिए रूपनगढ़ है, कहाँ पे? रूपनगढ़ है ना, या किशनगढ़ मान लीजिए। ठीक है, तो इस व्यक्ति को काम करवाने जाना है तो यहाँ एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, यहाँ जाके इंडिविजुअल को काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट डाली, इसमें प्रॉब्लम आई, यहाँ से कोई डेटा, यहाँ वाला अधिकारी छुट्टी पे है, ठीक है, मान लो डीएम तक, कलेक्टर तक आपकी फाइल जानी है, काम नहीं हुआ, आज ही मित्र नहीं चल रहा, आज साइट डाउन है, तमाम तरह के बहाने जो है वो चलते रहते हैं। अब सरकार ने बोला कि ये जो सेवा शिविर है 12 जून से 15 जुलाई तक, ये हम हर पंचायत मुख्यालय और हर सिटी में आयोजित करेंगे। वहाँ पे जो इस तरह के काम है ना भाई, वहीं बैठ के ये जो एसडीएम है ना, इसको भी वहीं बिठा देंगे, इस तहसीलदार को भी वहीं बिठा देंगे, पटवारी को भी वहीं बिठा देंगे, ठीक है, और आपके नीचे जो है गिरदावर को भी वहीं बिठा देंगे, पंचायत सचिव जो है उसको भी वहीं बिठा देंगे। और यहाँ से रमेश खड़ा हुआ मुंह उठा के, रमेश बोलेगा जी मेरा ये काम है, यहाँ से गिरदावर बोलेगा तू कर, ये बोलेगा इसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऑन द स्पॉट लोगों के काम हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा सुशासन क्या होता है, लोगों को अच्छे से सुविधाएं मिल जाए, लोगों को जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा मिल जाए, लोगों को बिना ज़्यादा मेहनत किए भटके उनके जो भी राइट्स है वो मिल जाए, तो वही सब तो इसमें हो रहा है। तो आप इसको एज ए तो एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं सुशासन के किसी मॉडल पे कि भाई राजस्थान सरकार ने शानदार सेवा शिविरों का आयोजन किया था, उससे आमजन को बड़ा लाभ हुआ था, तो आपके आगे एक नंबर। ठीक है, आमजन की समस्याओं का मौके पे निस्तारण, यानी कि उसको ऑफिस में नहीं जाके आमजन उसके पास ना जाए, बल्कि ऑफिसर खुद, अधिकारी जो खुद है वो लोगों के पास में आए। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ लगेंगे। ठीक है, क्या क्या होगा ग्रामीण में? राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण, नामांतरण। देखिए नामांतरण क्या होता है, सीमा ज्ञान क्या होता है, बहुत सारे, मान लीजिए रमेश सुरेश दो भाई, ठीक है, खेतों का अच्छे से बंटवारा नहीं हो रखा, रोज झगड़ा होता है, ठीक है, झगड़ा होता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसे आप सब समझते हैं। तो रमेश और सुरेश जाएंगे और सीमा ज्ञान की वहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे, पटवारी तुरंत जाके चेक करके आएगा, वापस बताएगा और उनका काम हो गया, उनके खातों में रंग वंग जो भी खेतों में भरा जाना वो भर गया, हमेशा की लड़ाई मिट गई। पीएम आवास योजना के जो चयनित है उनका तुरंत, कोई बूढ़ी लेडी है जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सामने लाके खड़ा करो भाई, उसके घर जाके चेक कर लो, घर ही नहीं है, ठीक है, तुरंत वहाँ पे जो कलेक्टर होगा, एसडीएम होगा, जिसके पावर में होगा, तुरंत अप्रूव करेगा, भाई अगले 2 महीने में इनका घर बना के दो, इतना पैसा तो पीएम आवास योजना से मिल जाएगा। पशु स्वास्थ्य, बीमा पॉलिसियाँ, पेंशन सत्यापन, ठीक है, निःशुल्क कैंसर जांच, टीबी स्क्रीनिंग, आयुष्मान भारत कार्ड वितरण, पीएम किसान, जितनी भी सरकारी योजना उनका ऑन द स्पॉट काम होना। शहरों में क्या है, फ्री होल्ड पट्टे जारी करना, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाली, सीवेज, ठीक है, बकाया लीज में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र,
ये सारी तमाम जो चीज़ें हैं ये शहरी सेवा शिविर में होंगी। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लंबी हो गई है, ठीक है। और कोई बात नहीं, अब आप देख लेंगे। और मैंने जो गुरु से पूछा था, प्लीज़ मुझे मैक्सिमम लोगों के कमेंट चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के। क्या ये मॉडल ठीक है या पुराने वाला ठीक है, ठीक है। जो भी है, जो बहुमत के हिसाब से अपन निर्णय ले लेंगे, तो आप मुझे इमीडिएट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।